दोस्तों, भारत के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का मौका शायद ज्यादा समय तक खुला नहीं रहेगा। अगर भारत ने अगले कुछ महीनों में फैसला नहीं लिया तो दुनिया के सबसे बड़े छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सामने अब समय की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के बाद इंडोनेशिया ने भारत की सबमरीन में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल दुनिया इस समय छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की दौड़ में लगी हुई है। इनमें सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट को ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका लक्ष्य साल 2035 तक एक ऐसा अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करना है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सेंसर, लंबी दूरी की मारक क्षमता और मानव रहित सिस्टम के साथ मिलकर लड़ने जैसी आधुनिक तकनीकें होंगी। हाल ही में ब्रिटेन के एयर शो के दौरान इटली की बड़ी रक्षा कंपनी लियोनार्डो के CEO लोरेंजो मरियानी ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नया देश GCAP का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे अधिकतम साल 2026 के अंत तक फैसला करना होगा। उनके अनुसार उद्योग के नजरिए से इससे ज्यादा इंतजार संभव नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट तय समय पर आगे बढ़ रहा है और नई साझेदारी बाद में जुड़ने पर विकास में देरी ला सकती है। इसी दौरान कनाडा को GCAP में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कनाडा अभी प्रोजेक्ट का पूरा साझेदार नहीं बना है, लेकिन उसे डिजाइन और विकास प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिलेगा। हालांकि ऑब्जर्वर बनने से किसी देश को फैसला लेने का अधिकार नहीं मिलता। अगर कोई देश पूरी तरह साझेदार बनना चाहता है तो उसे पैसा भी लगाना होगा और अपनी इंडस्ट्री की तकनीकी क्षमता भी दिखानी होगी। भारत के लिए यह खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्रालय पहले ही संसद की स्थायी रक्षा समिति को बता चुका है कि भारत यूरोप के दो बड़े छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में से किसी एक के साथ सहयोग करने की संभावना पर काम कर रहा है। समिति की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि एक तरफ ब्रिटेन, इटली और जापान का GCAP है, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का FCAS प्रोग्राम है। भारत चाहता है कि वह समय रहते किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़े ताकि भविष्य की तकनीकों में पीछे ना रह जाए। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। कुछ समय पहले तक दोनों प्रोग्राम मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन अब फ्रांस, जर्मनी और स्पेन वाला FCAS गंभीर मुश्किलों में फंस गया है। जून 2026 में फ्रांस और जर्मनी के बीच काम के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य फाइटर जेट हिस्सा लगभग ठप पड़ गया। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस अब अपने अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में FCAS का भविष्य पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा। यही वजह है कि अब GCAP को ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कनाडा पहले ही ऑब्जर्वर बन चुका है और जर्मनी तथा सऊदी अरब जैसे देशों को भी इसमें रुचि बताई जा रही है। अगर भविष्य में जर्मनी भी GCAP से जुड़ता है तो ये प्रोजेक्ट और ज्यादा मजबूत हो सकता है। ऐसे में भारत के सामने भी विकल्प लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति भी इस फैसले को और महत्वपूर्ण बना देती है। भारतीय वायुसेना के लिए स्वीकृत लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या 42 है, लेकिन इस समय उसके पास केवल 29 सक्रिय स्क्वाड्रन है। दूसरी तरफ चीन के पास 300 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पहले से मौजूद है और वह J-35 जैसे दूसरे स्टेल्थ विमानों को भी सेवा में लाने की तैयारी कर रहा है। यानी आने वाले वर्षों में तकनीकी अंतर और बढ़ सकता है। भारत अपना स्वदेशी MK स्टेल्थ फाइटर भी विकसित कर रहा है, लेकिन इतने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट में काफी समय लगता है। तेजस कार्यक्रम इसका उदाहरण है, जिसे अवधारणा से लेकर उत्पादन तक पहुंचने में कई दशक लग गए। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी तरह स्वदेशी इंजन के साथ MK का उन्नत संस्करण 2040 के दशक के मध्य से पहले सेवा में आना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भारत को नई तकनीक, आधुनिक निर्माण प्रक्रिया और भविष्य के लड़ाकू विमानों का अनुभव जल्दी दिला सकती है। हालांकि GCAP में शामिल होना आसान या सस्ता नहीं होगा। अगर भारत पूर्ण साझेदार बनता है तो उसे अरबों डॉलर का निवेश करना पड़ सकता है। ये केवल विमान खरीदने का मामला नहीं होगा,
कई दशकों तक चलने वाला विकास कार्यक्रम होगा, जिसमें रिसर्च, डिजाइन, तकनीक और निर्माण में भी भारत को योगदान देना होगा। बदले में भारत को नई पीढ़ी का रक्षा तकनीकों तक पहुंच और अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत करने का बड़ा अवसर मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत 2026 के अंत तक कोई बड़ा फैसला लेगा या फिर पूरी तरह अपने स्वदेशी एमका प्रोग्राम पर ही भरोसा करेगा। आने वाले कुछ महीने भारत की भविष्य की वायु शक्ति के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। आपके अनुसार भारत को GCAP जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध अब एक नए और बेहद अहम दौर में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों का सहयोग चर्चा में था, लेकिन अब बातचीत उससे भी आगे बढ़ चुकी है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत और इंडोनेशिया अब पनडुब्बियों यानी सबमरीन के संचालन और नौसैनिकों की ट्रेनिंग जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी साथ काम करने की संभावना तलाश रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सबमरीन से जुड़ा सहयोग भी एक महत्वपूर्ण विषय था। फिलहाल दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अब केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि अपनी सैन्य विशेषज्ञता भी दूसरे देशों के साथ साझा करने की स्थिति में पहुंच चुका है। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। भारत पहले ही इंडोनेशिया को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सौदा कर चुका है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति का भी ऐलान किया है। इन दोनों समझौतों ने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और अब इसी भरोसे के आधार पर सबमरीन क्षेत्र में भी सहयोग की संभावना बढ़ गई है। भारत के इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। भारतीय नौसेना इस समय 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां संचालित कर रही है। इन्हें मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ तकनीकी सहयोग के तहत बनाया गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार हुई इन पनडुब्बियों ने भारतीय नौसेना की समुद्र के भीतर युद्ध क्षमता को काफी मजबूत किया है। साथ ही भारत को इनके निर्माण, परीक्षण, रखरखाव और लंबे समय तक संचालन का भी व्यवहारिक अनुभव मिल चुका है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया भी अब अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने में जुटा है। वह अपने सुराबाया स्थित PT पाल शिपयार्ड में 2 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। ये परियोजना भी फ्रांस की नेवल ग्रुप के सहयोग से आगे बढ़ेगी। ऐसे में भारत का वर्षों का अनुभव इंडोनेशिया के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। भारत ये बता सकता है कि इन पनडुब्बियों का रखरखाव कैसे किया जाए, चालक दल को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और लंबे समय तक इन्हें प्रभावी तरीके से कैसे संचालित किया जाए। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं, बल्कि वास्तविक संचालन का अनुभव भी है। भारतीय नौसेना कई वर्षों से इन पनडुब्बियों को हिंद महासागर समुद्री क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चला रहा है। भारत ने अपने देश में ही इनके रखरखाव और मरम्मत का ढांचा तैयार किया हुआ है। यही अनुभव इंडोनेशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों का समुद्री वातावरण काफी हद तक एक जैसा है। इसके अलावा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के दौरान सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और लाइफ साइकिल सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण विशेषज्ञता हासिल की है। यदि भविष्य में भारत की MDL और इंडोनेशिया की PT पाल के बीच समझौता बढ़ता है, तो इससे इंडोनेशिया की घरेलू रक्षा उद्योग क्षमता को भी मजबूती मिल सकती है। रणनीतिक नजरिए से भी ये साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र के ऐसे देशों में शामिल है जिनकी भौगोलिक स्थिति समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इंडोनेशिया मलक्का स्टेट के पास स्थित है, जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग गुजरते हैं। वहीं भारत अंडमान सागर और पूर्वी हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सबमरीन सहयोग पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती दे सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत मिसाइल, रडार, गश्ती पोत और कई रक्षा प्रणालियों का निर्यात भी कर रहा है। अगर भविष्य में भारत इंडोनेशिया को सबमरीन संचालन, प्रशिक्षण और रखरखाव जैसी सेवाएं भी देने लगता है, तो ये दिखाएगा कि भारत केवल रक्षा उपकरण ही नहीं, बल्कि अपनी सैन्य विशेषज्ञता भी दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम है।
बहरहाल दोस्तों, डिफेंस से जुड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।